डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हम जैसे इट इज़ टाइम से रिलेटेड जो बातें थी, एंडिंग में हम इट इज़ टाइम टू टेक लंच वाला जो सेंटेंस था उससे आगे अब मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। इट इज़ टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट। अब ये वक्त क्या है, जैसे नाश्ता करने का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इट इज़ टाइम से बिगनिंग होती है सेंटेंस की, आगे टू इन्फिनेटिव यस और हमारा ऑब्जेक्टिव केस ये है जस्ट आफ्टर वर्ब। तो क्या करते हैं हम, इट इज़ टाइम जो का तो लिखें आप लोग, ठीक है। सिंपल वे में बता रहा हूँ। अब इट इज़ टाइम जो का तो जो ये क्रिया है टू, उसके बाद V1 है, इसको छोड़िए, जो ऑब्जेक्ट ना उसको लेकर आए, उससे पहले आपको फॉर यूज करना, फॉर ब्रेकफास्ट। उसके बाद क्या करना है, जो टू इन्फिनेटिव है ना, टू बी और थर्ड फॉर्म, टू बी और थर्ड फॉर्म। तो यहां पर इस प्रकार करें, इट इज टाइम फॉर ब्रेकफास्ट टू बी टेकन। और समझा रहा हूं, जैसे इट इज टाइम टू रीड बुक्स की बात आ गई। अब ड्यूरिंग लॉकडाउन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि अब किताबें पढ़ने का इसके सिवाय कुछ काम नहीं है, तो यह क्या करेंगे, इट इज टाइम टू रीड बुक्स। इट इज टाइम फॉर यूज कीजिए, ऑब्जेक्टिव केस को पहले लेकर आइए, टू बी और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, रीड रेड रेड, ठीक है। इसी प्रकार और बता रहा आपको, जैसे इट इज से इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। अब ये वक्त क्या है क्रिकेट खेलने का, तो कैसे हल करेंगे इसको, देखिए। इट इज टाइम, वही बात आप फॉर यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस को पहले लेकर आएंगे, क्रिकेट टू बी प्लेड। और एग्जाम में अक्सर आते हैं आपके कौन से, जैसे इट इज टाइम से और देर से बिगनिंग होती है, वो अक्सर एग्जाम में आते हैं, वो जो +1 का हो चाहे +2 का हो। तो याद रखना, सिंपल बात है, इट इज टाइम फॉर यूज कीजिए, फॉर FR, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है ना, उसको उठा के लाओ, जो क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा उसको लेकर आ जाओ, टू बी और थर्ड फॉर्म, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद टू बी और थर्ड फॉर्म यूज कर दो आप, ठीक है। वेरी सिंपल है, याद रह जाएगा आपको ये बातें। अगली जो बात है वो देखिए कैसे हल करेंगे। जैसे देर से बिगिनिंग होती है, उस सेंटेंस को कैसे हल करेंगे हम लोग। देयर इज नो पेन टू राइट इन माई बैग। अब यहाँ पर कह रहा है कि मेरे पास एक भी पेन नहीं है, थैले के अंदर एक भी पेन नहीं है लिखने के लिए। कहने को वो लिखना चाहता, कुछ पोइम लिखना चाहता हो या कुछ होमवर्क करना चाहता, तो कह रहा है देयर इज नो पेन टू राइट इन माई बैग। तो हाउ टू सॉल्व इट, देर से बिगिनिंग होती है तो कैसे हल करेंगे, देखिए। देयर इज नो पेन, यहां तक कुछ भी बदलाव नहीं गए। कहने का मतलब इस सेंटेंस में कहां पर बदलाव करना है, जहां टू इन्फिनेटिव है, कहने वो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वहां क्या करेंगे, टू बी और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन इन माई बैग। ये भी अक्सर +2 के एग्जाम में आता है, 9th में भी आता है और +1 में भी आता है, यस, ठीक है। 10th क्लास में ये टॉपिक नहीं है वो इसका। इसी प्रकार और देखिए, देर इज, मैं कहूँगा देर इज नो वाटर टू ड्रिंक इन दिस पोट। आम भाषा में कह देते ना कि इस मटके में पीने के लिए पानी नहीं है, तो हाउ टू सोल्व कैसे हल करते हैं, इस तरीके से हल करेंगे, देखें। देयर इज नो वाटर टू बी ड्रंक। बस आपको यहाँ पर जो है ना 2V1 है ना, उसको 2B और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जब देर से बिगनिंग होती है सेंटेंस की और पैसिव आपको बनाने के लिए जैसे एक्टिव एस को, तो इस तरीके से हल करेंगे, इन दिस पोर्ट। और एग्जाम्पल और बता देता हूँ, देर से जैसे बात आती हैं, देर इज नो, मैंने लिख दिया देर इज नो मिल्क
देर इज नो मिल्क, या देर इज नो चेयर लिख दिया मान ली मिल्क, क्योंकि पीने वाली तो मैंने बता दी है। देर इज नो चेयर टू सिट इन द क्लासरूम। अब कह रहा है कि कक्ष में बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए वही बात आ गई ना। तो देखिए अब आपको जैसे एग्जाम में आते हैं हमारे टेंस फॉर्म, अगर देर से बिगिनिंग हो टू बी का फॉर्म आ जाए, वो भी आपको मैं अभी बस बताऊंगा कि देर इज नो चेयर टू सिट इन द क्लासरूम। पहले पैसिव वॉइस बना लेते हैं इसकी। देर इज नो चेयर, जो का तो लिखा, देर इज नो चेयर टू बी सेट इन द क्लासरूम। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देर इज नो चेयर टू बी सेट इन द क्लासरूम, कक्ष में बैठने के लिए चेयर ही नहीं है, कुर्सी नहीं है, तो इस तरीके से। लेकिन एग्जाम में आता है, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इनमें से कौन सा एग्जाम्पल मान लीजिए मैं लेके चल रहा हूं, इसको लेके चल जाए मैंने, एग्जाम में दे दी टू बी का फॉर्म, तो आपको कहा जाएगा करेक्ट फॉर्म भरिए। टेंस फॉर्म की बात आ रहा हूं आपको, जैसे कि हाँ वो इसका चैप्टर चलो, लेकिन बात मैं आपको बता देता हूं कि टू बी का फॉर्म भरो, टेंस फॉर्म की बात आ गई, तो क्या आएगा आपको पता होना चाहिए, इज, क्योंकि नो के बाद हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए इज। अगर नो के बाद अगर प्लूरल नाउन यूज है तो टू बी का फॉर्म कौन सा होगा, आर, याद रखने वाली बात है आर। तो ये आपके जनरल वे में मैंने बता दी है, ताकि आपके भविष्य में इस तरह की बातें काम आ जाए। देर से बिगिनिंग हो और नो के बाद अगर प्लूरल नाउन हो तो टू बी का फॉर्म क्या आएगा, आर। अगर सिंगुलर होता है, मान लीजिए अनकाउंटेबल है बट सिंगुलर काउंट होता है, यस, तो वहाँ पर इज, याद रखने वाली बात। जैसे चेयर्स होता है तो यहाँ टू बी का फॉर्म आर आ जाता है देर के बाद। अगर देखिए नो के बाद सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब आएगी, वो क्या है, टू बी का फॉर्म इज। अगली जो बात है अगली जो बात आप देखिए, देर से आपको पता चल गया, देर वाला ये भी होता है, जैसे मैं कहूँगा देर इज नथिंग टू से, देर इज नथिंग टू से, कहने के लिए कुछ ही नहीं है। ड्यूरिंग लॉकडाउन में कहने के लिए भी लोगों के पास कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देर इज नथिंग, जो होगा तो देर इज नथिंग टू बी सेड, क्या जाए, देर इज नथिंग टू बी सेड, कुछ नहीं है कहा जाए। आया समझ में आपको, भाई देर इज नथिंग टू से अबाउट दिस टॉपिक की बात, इस टॉपिक के बारे में कहा जाएगा, कहने के लिए कुछ नहीं है, सो दैट। अब मैंने लिख दिया, जैसे देर इज, मैंने लिख दिया देर इज नो मनी टू बाई ए कार, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या करेंगे, देर इज नो मनी, ठीक है ना, टू बी बॉट, ठीक है, कार, तो उस तरीके से आ जाता है, यस। देर इज नथिंग टू डू की बात आ गई, मैंने लिख दिया देर इज नथिंग टू डू, देर इज नथिंग, करने के लिए कुछ नहीं है, लॉकडाउन के दौरान करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, देर इज नथिंग टू डू, तो यहाँ पर कैसे करेंगे हल, देखिए देर इज नथिंग टू बी डन, ठीक है, तो इस तरीके से हल करेंगे, देर इज नथिंग टू बी डन। तो आपको समझ में ना, देर से और इट से जब एग्जाम में आते हैं तो इस तरीके से हल करेंगे। रही बात जैसे अगली जो बात हमारी है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। जैसे बात आती है एग्जाम में आते हैं आपके हु वाले, जैसे हु टॉट यू हिंदी लास्ट ईयर, आपको पिछले साल हिंदी किसने सिखाई, तो कैसे हल करेंगे, देखिए आप लोग कि जब हु से बिगिनिंग है तो ऊ को आपको पता है किस में चेंज किया जाता है, बाई हुम में, किस में चेंज किया जाता है, बाई हुम में। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हु बाई का प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज में है। दोनों बताऊंगा आपको, याद रखने वाली बात है। हु को किस में चेंज करना है, सीधी सी बात है, आपको बता रहा हूँ, बाई हुम में, ठीक है, बाई हुम, यस। तो आपको देखना टेंस क्या है, V2 है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको देखना, देखिए
यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये है एक ये है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव केस, जैसे प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस मिल गया मैं ये, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और ये जो वस्तु विशेष के बारे में या किसी सब्जेक्ट के बारे में हो तो वो कौन सा होगा? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किसी को सब्जेक्टिव केस मान सकते हैं। मान लीजिए इसको मैं मान के चल रहा हूँ, हु वाले समझा रहा हूँ, वाक्य ध्यान से देखिए आप लोग। बाय हूँ, उसके बाद देखिए क्या है? यू है। यू को लेकर चलेंगे तो आपको देखना टेंस कौन सा एक्टिव है इसमें, पास्ट इंडेफिनिट। तो यू को लेकर चलेंगे तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? वा। क्लियर? अब यू हमें सब्जेक्टिव केस में ले लिया, इस ऑब्जेक्टिव केस को। ओके, सब्जेक्टिव केस से वैसे साइकिल यूज कर दी, ऊ को चेंज कर दिया बाई हूँ। ओके, अब हमें पता है थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? पास्ट इंडेफिनिट टोट। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म होता है, लेकिन इसके थर्ड फॉर्म भी टोट ही रहती है। उसके बाद क्या है? हिंदी। और लास्ट ईयर, और लास्ट में क्वेश्चन टैग। बाय हुम वर यू टॉट हिंदी लास्ट ईयर? पिछले साल किसके द्वारा आपको हिंदी सिखाई गई? दूसरा जो तरीका है, मान लीजिए हम चारों तरीके से बता रहा हूं, देखिए क्यों? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट आते ना, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ये कौन सा होगा हमारा? डायरेक्ट। जो ऑब्जेक्ट अभी बताया था आपको, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस बनाया था, अब मैं इसको लेकर चल रहा हूँ, तो उनको किस में चेंज किया मैंने? बाई हूम में। अब इस ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में लेकर आऊंगा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्टिव केस में लेकर आऊंगा, तो ये सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? वाज। और क्या यूज कर दिया मैंने? हिंदी, सब्जेक्टिव केस के तौर पे। अब आपको देखना, यस थर्ड फॉर्म क्या जाएगी? टोट। लेकिन जब मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस नहीं बढ़ाता हूं तो उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा? टू। ठीक है, किसे सिखाएगी? टू यू। देखिए, बाय हुम वाज हिंदी टोट टू यू, कि आपको किसके द्वारा हिंदी सिखाई गई थी। उसके बाद क्या जाएगा? जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ना, वाक्य के जो बाकी वाक्य का जो बाकी बचा हुआ भाग और लास्ट में रख दीजिए आप लोग। इस तरीके से हल करेंगे। बाय हुम वाज हिंदी टॉट टू यू लास्ट ईयर। लेकिन ये तो हमारा जैसे हम सीखते रहे अब तक, हम हेल्प बुक से हो या हमारी जो ग्रामर की बुक, उसमें मोस्टली में ये चीज़ें बात आती। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हु बाय का प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। आप कहेंगे तरीका है, दोनों रूल हैं, ठीक है। इसको कोई इंग्लिश का जो जानकार है वो इसको गलत नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि आप सोचेंगे आपने तो एक ही देखा है, क्योंकि आपने अब तक एक ही हल किया है, दूसरे के बारे में सीखा ही नहीं है। तो दूसरा जो रूल है वो आपको बता रहा हूँ कि वो वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। जो क्या तो रखा मैंने इसको। क्लियर? पहली बात। अब आपको देखना वही बात, इसमें जो बात है ना वही है, बस शुरू में हूँ है ना, हूँ लिख दिया हमने, तो यहाँ शुरू में हुआ आगे बाई लास्ट में चला जाता, बस और कुछ नहीं, सेम प्रोसेस है। देखिए, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको लेकर चल रहा हूँ। मान लीजिए मैं इसी के तर्ज पे बता रहा हूँ आपको, यू लेकर चला मैं, तो यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा हमें? वर। उसके बाद क्या आ जाएगा? यू। थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? टोट। ठीक है, उसके बाद हमें पता है यस क्या सिखाई गई थी? हिंदी। यस, लास्ट ईयर बाय। और हमें पता नहीं किसके द्वारा सिखाई गई थी, हमें वो नहीं पता उस व्यक्ति का। देखो रखी, हु वर यू टॉट हिंदी लास्ट ईयर बाय, कि वो व्यक्ति कौन था, किसके द्वारा सिखाई गई थी आपको हिंदी पिछले साल। तो इस तरीके से हल करना, हु वर यू टॉट हिंदी लास्ट ईयर बाय, किसके द्वारा पिछले साल हिंदी सिखाई गई थी। हु वर यू टॉट हिंदी लास्ट ईयर बाय। ओके, ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। दूसरा जो जैसे उसे मैं बता रहा हूँ, वर्क की बात कर, जैसे मैंने यूँ मैं इस हिंदी को सब्जेक्टिव केस में लेकर चला, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा मेरे को? वाज। फिर क्या यूज करेंगे? हिंदी। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? टोट। किसके थर्ड फॉर्म क्या होते हैं? टोट। अब हमें बताइए यस किसको सिखाए गए थे? देखिए, टू यू। तो क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्टिव केस में नहीं लेकर जाता हूँ, तो उससे पहले टू लगाना पड़ेगा। पैसिव वॉइस में याद रखना कि हु वाज हिंदी टॉट टू यू, कौन व्यक्ति था, क्या किसके द्वारा आपको हिंदी सिखाई गई थी लास्ट ईयर। कौन व्यक्ति था जिसके द्वारा आपको हिंदी सिखाई गई थी लास्ट ईयर, पिछले साल। तो इस तरीके से हल करेंगे। तो आपको ना जब दो हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, किसी को सब्जेक्टिव केस में ला सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं होती,
बट आपको याद रखना है कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो हमें टू लगाने की आवश्यकता नहीं होगी हिंदी से पहले। हम अगर हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में लेकर नहीं आएंगे, उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में छोड़ देंगे तो टू लगाना पड़ेगा पैसिव वॉइस में। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में लेकर चले गए हम, और इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता रखा है आपको, जो व्यक्ति विशेष के बारे में जैसे प्रोनाउन होते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे बात आ गई सी का, जैसे ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, ई का हिम होता है, जैसे यू का यूर रहता है, आपको बताइए क्योंकि सब्जेक्टिव केस भी और ऑब्जेक्टिव केस यू रहता है। इट का इट रहता है, जैसे दे का देम होगा, वी का एस हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो ये जो मी बताए मैंने, हर बताई, हिम आदि क्या है ऑब्जेक्टिव केस। और ये कैसे ऑब्जेक्टिव केस हैं? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस हैं, याद रखने वाली बात है। क्लियर? तो ये होगा, जैसे आप कर किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है ये जो हुका, तो याद रखने वाली है। सिंपल तरीके से आपको समझा दिया मैंने। वीडियो को पॉज करके अगर नहीं समझ आता तो इसको जरा डीपली ग्लांस कीजिए। अगली जो बात है, जैसे कई बार पूछ लेता है व्हाट डू यू वांट, आप क्या करते हो? व्हाट डू यू वांट, ये पूछ लिया, आप क्या चाहते हो? तो कैसे हल करेंगे? व्हाट हमने यूज किया। अब आपको देखना है प्रेजेंट टेंस है। आप कहेंगे हमारे पास तो ऑब्जेक्ट नहीं है। नहीं भाई, व्हाट डू यू वांट, आप क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो पूछा गया। तो यहां पर क्या यूज करेंगे? व्हाट इज। डू डज को रिमूव कर देते हैं, और ये जो हमारा क्या है, हमारे पास देखिए वो चीज नहीं पता मैं जो भी है, तो व्हाट क्या, लेकिन हमें वो पता करे तो कुछ करना चाहता है। देखिए क्या करना चाहते हो, कोई काम के बारे में, वो हमें काम का नहीं पता, वो क्या करना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन हम पूछ रहे उसके क्या करना चाहता है, उसकी मर्जी किसी काम कर, लेकिन हमसे उससे पर्सन पूछ रहे हैं व्हाट डू वांट, आप क्या चाहते हो। ठीक है, तो व्हाट इज, वांट की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी? वांटेड, और बाय प्रेपोजिशन लगा करके हमारा सब्जेक्ट केस, उसको ऑब्जेक्टिव केस भी यही रहेगा यू। तो इस तरीके से व्हाट इज वांटेड बाय यू, आपके द्वारा क्या चाहा जाता है। ठीक है, आपके द्वारा किस चीज़ की चाहत है आपके मन में, कि क्या चाहते हो आप, आपको द्वारा क्या चाहा जाता है, इसका अर्थ ये भी निकलता है हमारा हिंदी में। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मैंने कह दिया व्हाट आर यू डूइंग, तो जैसे मैं मान लीजिए व्हाट को लेकर चलाऊँ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, पेपर में आ गया, मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया, कैसे हल करेंगे इसको? देखें व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो आपके पास हमें ऑब्जेक्टिव केस नहीं पता हमें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे जो व्हाट है ना, जैसे पूछ रहे भी क्या कार्य, कौन सा जो कार्य है, किस कार्य को आप करना चाह रहे हो, या अब आप क्या कर रहे हो, कोई काम को इंजाम तो दे रहा हो, कोई काम तो कर रहा है, लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है उसके क्या कर रहे हैं। तो इसमें हमारे प्रश्नवाचक जो वाक्य है ना, उसको प्रश्नवाचक रखना पैसिव वॉइस में भी, उसको सिंपल थोड़ी बनाएंगे हम लोग। तो व्हाट इज आपके क्या जाएगा? बीइंग, व्हाट इज बीइंग, और डू की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी? डन नाउ बाय यू, व्हाट इज बीइंग डन नाउ बाय यू। अब आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, तो ये चीज हम ध्यान रखना कि व्हाट इज बीइंग डन नाउ बाय यू, आपके द्वारा अब क्या किया जा रहा है। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। क्लियर? तो जब इस तरह की बात आती है तो आपको ये करना है। रही बात, जैसे हमारी बात आती है, जैसे आपका बात आगे हमारी, जैसे कोई मैंने पूछ लियो आई हैव ए बुक, और कहूँ पैसिव वॉइस बनाओ इसकी, आई हैव ए बुक, तो मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं इसमें। वे सोचते हैं कि हाउ है, वो क्या करूँ मैं, इसका टू बी का फॉर्म में आ गया, क्या किया जाए अब। नो, ऐसा आपको देखिए कैसे करना। हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ए बुक, ये मैन वर्ब का काम करती है। अब ये टू बी का फॉर्म होता है, और आपको पता है यस, अब ये कौन सी फॉर्म होता है पता है आपको? आपको मैं बता ही देता हूं। हैज, हाउ, हैड, और हाउ, हैड, हैड, शायद ही किसी टीचर ने आपको बताई होगी। ठीक है, ध्यान रखना। ये जो आपके इस तरह की जो बातें ना, हाउ आगे था, हैज, हाउ, हैड, आपके जैसे वर्ब होती हैं। आपको प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और
पास्ट पार्टिसिपल होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म को पास्ट, तो थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसा नहीं। वैसे हम थर्ड नहीं बोलते, थर्ड, यस, क्योंकि डी से पहले आ रहा है ना, उसका उच्चारण नहीं कर। हाउ, हैड, हैड होता है, याद रखना। अब हमें पता चलेगा कि फर्स्ट फॉर्म का काम करती है, और आपको बताया था मैंने फर्स्ट फॉर्म होता है तो क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर। तो ए बुक इज, क्लियर, ए बुक इज। और हाउ की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हमें पता होना चाहिए। मोस्टली गलती करते हैं इसमें, आई हैव ए बुक, आई हैव ए पेन, और पैसिव वॉइस नहीं बन पाती उनसे। और ऐसा एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है, एग्जाम में आ जाता है ये। तो ए बुक इज क्या आ जाएगा? हैड, ठीक है। ए बुक इज हैड बाय मी। मैं एक पुस्तक, मेरे पास एक पुस्तक, इसका मतलब ये है मैं रखना या मेरे पास से बात एक ही है। तो ए बुक इज हैड बाय मी, मेरे द्वारा एक पुस्तक रखी गई, मेरे द्वारा एक पुस्तक रखी गई है, या मेरे रखी गई है, या मेरे पास एक रखी गई है पुस्तक पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से हल करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया सी, जो थोड़ी मैं हाउ का बता दिया, हैज का बता सकता हूँ। जैसे सी हैज, मैं लिखूंगा ए, मान लीजिए पेन लिख दिया मैंने, एक काओ, कुछ भी लगा लीजिए, एनीथिंग जो भी है, बैग लगा लीजिए, शर्ट फ्रॉक लगा लीजिए, कुछ भी। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव के सी है, जैसे उसके पास है, और टू बी का फॉर्म होता ही है। और ये आपके जैसे टेंस की बात में आती है, जैसे आपके टेक्निकल क्वेश्चन के तौर पर आता है एग्जाम में। तो ए पेन, अब आपको देखना है, जैसे अभी बताया था मैंने, मोस्टली पजल होते हैं, सोचते हैं हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, हमें पता है, बट पजल होने की जरूरत नहीं है, टू बी का फॉर्म है। यस, यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करेंगे हम, देखिए इज, बिकॉज और सब्जेक्टिव केस इज सिंगुलर। और हैज की जो थर्ड फॉर्म क्या आएगी, हमें पता है, हेड आएगी। क्या आएगी? हेड, यस। और बाय प्रेपोजिशन हमें पता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या जाएगा? हर आ जाएगा। तो इस तरीके से हल करने एग्जाम में आपको बदल नहीं है, आपके टेक्निकल क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। क्लियर? तो ये भी आपको, मुझे पता है, ये भी आप हल कर देंगे। रही बात, जैसे आपके बात आती है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जैसे दैट क्लास के, तो दैट हो या इफ हो, तो वो भी अक्सर एग्जाम में आते हैं। और कैसे करेंगे, जैसे मैं कहूँ यस, आई थिंक दैट इंडिया इज ए गुड कंट्री। किसी को दे सकता हूं, अमेरिका इज ए गुड कंट्री, चाइना इज ए बैड कंट्री, बहुत खराब देश, घटिया देश, सपोज दैट, मान लीजिए। तो इसको आपको कहा जाए कि पैसिव वॉइस बनाइए, तो वो भी आपको मैं डीपली बता रहा हूं। देखिए, जरूर नहीं, आई थिंक सोचता हूं, तो क्या सोचता हूं, ये आपकी क्लास की वीडियो में बताऊंगा मैं आपको भी। जो प्रश्न उठाता है वो कौन सा क्लास होता है? नाउन क्लास। लेकिन सभी नाउन क्लास दैट क्लास नहीं होते, चलो उसमें बताई जाएंगी बातें। लेकिन आपको इसमें वॉइस आपको चेंज करना बता रहा हूं कि एक्टिव वॉइस में दैट आ गया, इफ आ जाए, सुन लीजिए ध्यान से, दैट और इफ आ जाए तो आप क्या करेंगे, हमारे पास अब क्या है, आगे का कुछ भी चेंज नहीं होता, इट इज थॉट लिखेंगे बस, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है नहीं। तो जहां ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है, इट को इंट्रोडक्टिव वर्ड के तौर पर ले लेते हैं हम। इट इज, आपको पता है क्यों लिखेंगे इज, क्योंकि इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट टेंस में तो यहाँ पर क्या लिखें, इट इज। इट आपको मैंने बताया इंट्रोडक्टिव वर्ड का काम करता है, आपको नहीं बताएगा अब तक शायद, आप, मुझे उम्मीद है आपको पता भी नहीं चला होगा इस बारे में कि इट क्या होता है, इंट्रोडक्टिव वर्ड होता है। और इसको नाउन का परिचय करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका अपना यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होता जब इसका स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। आप कहेंगे इसका इट मीन्स ये होता है, हमें पता है यह भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं। जैसे इट इज़ थॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ क्या जाएगी, थॉट, सोचा गया है, ये नहीं कहेंगे यह सोचा गया है, विचार किया गया है या मंथन किया गया है, सोचा गया की बात है, मंथन करना, सोचना, विचार करना। दैट, क्या सोचा गया, दैट। तो आगे का टेंस बदल ही नहीं करेंगे, ठीक है। जब आप टेंस बदल ही करेंगे, इज है वाज कर देंगे ना, हमारा नरेशन का टॉपिक नहीं, हमारे वॉइस में टेंस बदल ही नहीं होती है। तो आगे जो का तो रहेगा, देखिए इंडिया इज ए गुड कंट्री। किस तरह के जो सेंटेंस है वो आपके नरेशन में आते हैं, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का यूज करते हैं। बट आपको पैसिव वॉइस तो नहीं बनाना था, ऐसा सेंटेंस है, आपने नरेशन तो सीख ली, वो तो आपको पता चल गई, लेकिन यही सेंटेंस आपके सामने पैसिव वॉइस में आ जाए, भाई एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करो,
हमारे नहीं बना पाएंगे। तो आपको तरीका मालूम पड़ेगा ना, जैसे अंडरस्टैंड की बात आ जाए, थिंक की बात आ जाए, सपोज की बात आ जाए, मैं मानता हूँ, सोचता हूँ या समझता हूँ, ठीक है, या फील करता हूँ, आई फील दैट, कोई भी जैसे मैं कहूँगा। अब मैंने जैसे अभी और बता देता हूँ, जैसे आई थिंक या मैं आई अंडरस्टैंड, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ दैट, अफरीदी की बात कर रहा हूं मैं, जैसे शाहिद अफरीदी की बात है, शाहिद इज नॉट गुड प्लेयर, ठीक है ना, ऑफ क्रिकेट गेम, यस कहते हैं भी शाहिद अफरीदी ने बोला कुछ इंडिया के खिलाफ, तो मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान इज नॉट ए गुड कंट्री, पाकिस्तान अच्छा देश नहीं है। तो यहाँ पर जैसे मैंने और किसी के, जैसे और किसी व्यक्ति का मैं नाम लिख सकता हूँ, आई अंडरस्टैंड दैट, मैं कहूँगा क्रिकेट ऑफ इंडिया इज़ गुड, या और जैसे मैं कहूँगा हरियाणा इज ए गुड स्टेट, हरियाणा के एक अच्छा राज्य है। तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे मैं कहूँ यस, यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया आई अंडरस्टैंड दैट द रामायण, मैं रामायण को ले लेता हूँ, इज ए गुड बुक, क्योंकि स्केट बुक है, गीता भी है, हिंदू लोग पढ़ते हैं, तो मैंने सिंपल ले लिया, क्योंकि समझाने के लिए बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन आपको तरीका कैच करना है। आई अंडरस्टैंड दैट द रामायण इज ए गुड बुक, कि मैं समझता हूँ रामायण एक अच्छी पुस्तक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीख देते हैं हमें आचार विचार सिखाती है सारी बातें। तो यहाँ पर क्या है, देखिए हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इट से, इसको बाई मी लगाने की जरूरत नहीं होती, कि जो व्यक्ति समझता है, सोचता है, वही तो बताएगा मैं क्या सोचता हूँ, तो वहाँ पर बाई मी लगाने की जरूरत नहीं होती, बाई एस लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, प्रेपोजिशन यूज करते हुए जैसे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म है तो इट इज अंडरस्टूड, ठीक है, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ, इट इज अंडरस्टूड दैट, क्लियर, जैसे बात आगे, इट इज अंडरस्टूड दैट, आगे जो का तो रहेगा, कुछ भी कोई बदलाव नहीं होता, इज ए गुड बुक, क्लियर, स्केट बुक हो या गुड बुक। तो ये क्या किया गया है, अंडरस्टूड, ये समझा गया है, क्या समझा गया है कि रामायण को समझा, क्या समझा गया, रामायण एक अच्छी पुस्तक है, एक अच्छी बुक है। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बनाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कंजंक्शन से जुड़ रहा है, दो वाक्य हर कंजंक्शन से जुड़ रहे, दैट से जुड़ रहे, जुड़ नहीं हुआ, हमारे पास ऑब्जेक्ट भी आ जाए, तो क्या करेंगे, देखिए अब बात आ गई ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट हमारे पास जैसे मान लो कि मैंने कह दिया आई टोल्ड, जैसे दैट उसमें भी आता है हमारा, जो थोड़ी है, इफ आ जाए, दैट आ जाए, विदर आ जाए, मैं कहूँ देखिए आई टोल्ड जोगेंद्र, मैंने जोगेंद्र को बताया दैट दे हैड won द मैच, लेटली। अब मैंने फुल स्टॉप, अब हमारा बहुत लंबा सेंटेंस हो गया, तो आप सोचेंगे इसमें कहाँ ऑब्जेक्ट ढूंढूं, अगले सेंटेंस को कहाँ ऑब्जेक्ट मिलेगा मेरे को, बड़ी प्रॉब्लम होगी क्रिएट। नो ऐसा नहीं, बिल्कुल सिंपल बात है। आप देखिए V2 का यूज है, कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं, उस सेंटेंस को आगे वाले को इग्नोर कर दीजिए, देखना ही नहीं उसको, कुछ नहीं, बस स्टार्टिंग देखिए। इफ विदर से कनेक्ट है या दैट क्लोज से, तो आपको आगे वाले को कुछ नहीं चेंज करना, कुछ भी नहीं करना आपको। देखिए यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ, अब यहाँ पर क्या है, देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव केस जैसे क्या है, जोगिंदर व्यक्ति का नाम है, इसको आगे लेकर जाएंगे, जैसे लिख दिया जोगिंदर। अब आपको देखना V2 का यूज है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या जाएगा, वाज आ जाएगा, क्योंकि इट इज ए नाउन और ये नाम है व्यक्ति का। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए वाज, उसके बाद क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म हमें पता है ये स्टोर्ड, तो जोगिंदर वाज, जोगिंदर कुछ नहीं बता रहा, जोगिंदर को तो बताएगी ये बात दैट। तो आप सोचेंगे यहाँ पर बाई मी लगा दूं, नहीं, कोई अंडरस्टूड हो तो ये अंडरस्टूड समझा जाता, आपको बाई मी लगाने की, बाई एस लगाने की जरूरत नहीं होती इसमें। जोगिंदर वाज टोल्ड, बताया गया था दैट की, क्या बताया गया था जोगिंदर को कि दे हैड, तो सेकंड पर्सन थोड़ी बता होगा, तो फर्स्ट पर्सन ही बताएगा, चाहे वो आई हो चाहे वी हो, ये अंडरस्टूड माना जाता है।
अब आप कहेंगे यहाँ पर तो आई था, बाई मी लगाने की जरूरत नहीं, वो तो समझाएगा। अभी फर्स्ट पर्सन बोले आप, ये जैसे किसी बात हो, यस। तो हैड